जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑटो रेगुलेशन मुख्तलिफ ऑर्गन्स की, जिसमें सबसे पहले हार्ट आ जाता है और ब्रेन आ जाता है। इसके बारे में आपने बस इतना याद रखना है कि जो हार्ट और ब्रेन है ना, ये मेनली लोकल मेटाबोलाइट्स कंट्रोल करते हैं इनको, ठीक है? कि मतलब इसमें ये नहीं है कि ज़्यादा सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का इतना कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर। इनको लोकल मेटाबोलाइट्स कंट्रोल करते हैं, जिसमें हार्ट के लिए जो मेजर है वो ऑक्सीजन है और ब्रेन के लिए जो मेजर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। जो स्किन है, स्किन के लिए जो मेजर कंट्रोल है ना, वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं है, बल्कि एक सवाल हम पीछे करके भी आए थे, जिसमें वो पूछता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें जो जिसकी जो अपना वेस्कुलर सप्लाई है वो एक्सक्लूसिवली अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में या फिर सिंपैथेटिक कंट्रोल में, तो उसमें वो स्किन आती है, ठीक है? और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको आप याद रख सकते हो, जो शौक का पेशेंट होता है ना, उसमें स्किन कितनी कोल्ड क्लैमी होती है, उसकी रीजन यही होती है कि सिंपैथेटिक ड्राइव बहुत ज्यादा होती है। अब भला जो स्किन है उसकी सप्लाई बहुत कम हो जाए, लेकिन फिर भी लोकल मेटाबोलाइट्स के कंट्रोल में होता ही नहीं है कुछ कि वो उसको दोबारा नॉर्मलाइज कर सके, सही है? तो सारा सिंपैथेटिक कंट्रोल में होता है। जो जबकि जो स्केलेटल मसल्स हैं, अभी तक हमने दो तरह के ग्रुप्स देखे। एक हमने देखे जो कि मेजरली लोकल मेटाबोलाइट्स कंट्रोल करते हैं, और दूसरे हम लोगों ने देखे स्किन जिस जो कि मेजरली सिंपैथेटिक कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स है ना, इनका दोनों का सिस्टम है। इसका ये है कि जब रेस्ट पे होते हैं तब मेजर कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक टोन के पास, लेकिन जब एक्सरसाइज वाला मसल होता है उस टाइम जो एक्सरसाइजिंग मसल जो होता है ना, उसको लोकल मेटाबोलाइट्स उसकी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, ब्लड सप्लाई को, सही है? तो यही कुछ बातें हैं। देखो, स्किन की बात करेगा कि कंट्रोल बाय सिंपैथेटिक रेदर देन लोकल मेटाबोलाइट्स इज स्किन, सेम चीज। आगे वो कहते हैं कि ब्लड फ्लो थ्रू नॉन एक्सरसाइजिंग मसल, वो है सिंपैथेटिक के कंट्रोल में। और कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि शुरू में सिंपैथेटिक सिस्टम करता है और बाद में लोकल मेटाबोलाइट्स? तो एक्सरसाइजिंग मसल है। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज लोकल मेटाबोलाइट्स ब्लड सप्लाई संभालते हैं स्केलेटल मसल्स की। अच्छा, आगे चलें तो इन एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इज इंक्रीज टू स्केलेटल मसल, सिंपल सी बात है। और ये वही चीज है। कंपेयर्ड विद रेस्टिंग स्टेट ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज, जो हमारी कैलोरीज की नीड होती है स्केलेटल मसल्स के लिए, वो कहाँ से पूरी की जाती है? वो फ्री फैटी एसिड्स मतलब एडिपोज टिश्यू से। इसी वजह से तो हम लोग पतले होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ताकि एडिपोज टिश्यू हमारा इस्तेमाल हो। एंड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो थ्रू अ स्केलेटल मसल इज मोस्ट लाइकली काज्ड बाय अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। सही है? तो असल में ये चीज है कि आपकी जो वेसल्स है ना, जहाँ वेसो कंस्ट्रिक्शन होनी होती है, तो उनको पता है, आपको पता है कि उनके ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। तो हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव कुछ ड्रग देते हैं जिनमें अल्फा 1 ब्लॉकर्स देते हैं, अल्फा एंटागोनिस्ट देते हैं, ठीक है? तो वो एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज की जाती हैं। अच्छा, वही कुछ बात पूछी उसने कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो स्केलेटल मसल्स है, फॉलोइंग फैक्टर्स डिक्रीजेस इन, हाँ, उसकी आर्टेरियल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, लोकल मेटाबोलाइट्स आके वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। तो अपने पास आ गया जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, वो एक्सरसाइज के दौरान लोकल मेटाबोलाइट्स संभालते हैं। वही सेम सेम बातें हैं बिल्कुल। अच्छा, जो जब एक्सरसाइज होती है तो आपको पता है जो किडनीज है, जो अपना गट है, इनकी सप्लाई कम हो जाती है। क्रोनरी सर्कुलेशन आ गई। क्रोनरी सर्कुलेशन हो या सेरेब्रल सर्कुलेशन हो, उसको लोकल मेटाबोलाइट संभालती है। ऑक्सीजन डिमांड पे डिपेंड करती है, ऑक्सीजन डिमांड लोकल मेटाबोलाइट संभालते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कुछ एन्यूरिज्म्स और डायसेक्शन के हवाले से हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग अभी देखते हैं फिलहाल। सबसे पहले क्या, डायसेक्टिक एओर्टिक एन्यूरिज्म। अच्छा, अब इसमें ये है, आपको एओर्टिक डिसेक्शन का तो पता ही है ना, कि नॉर्मली हमें पता ही है हमारे पास एओर्टा है, और एओर्टा की आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं। तमाम वेसल्स की 3 ही लेयर्स होती हैं। तो एक इंटीमा होती है, फिर मस्कुलैरिस होती है, ट्यूनिका मीडिया जिसे हम कहते हैं एक्चुअली, और लास्टली अपने पास ट्यूनिका सॉरी एडवेंटिशिया होती है। तो ये 3 लेयर्स होती हैं। अब किसी बंदे को कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, या मतलब बस सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो एक बंदे को, या फिर एक मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट हो, अब इनमें होता क्या है कि सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, लाइक इधर वेसल के अंदर से ना, मतलब इसको पूरा ड्रा कर लेते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है। ये वेसल की दोनों तरफ की वॉल आ गई हमारे पास। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जब सिस्टेमिक हाइपरटेंशन ज्यादा होता है तो ज्यादा बार बार
हाई प्रेशर जब ब्लड गुजर रहा होता है तो समटाइम्स यहाँ हल्का सा टेर आ सकता है इंटिमा के अंदर, और उस टेर के थ्रू ब्लड पियर्स करता हुआ मीडिया के अंदर चला जाता है। सही है। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हमारी इधर स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी, एओर्टिक डिसेक्शन इसे हम कहेंगे। और इसमें ये होगा कि लाइक अगर लाइक ये इंटिमा है और यहाँ जो मीडिया ना, मीडिया के अंदर ब्लड आ जाएगा। सही है। तो जो यहाँ से पियर्स करता हो ना, मीडिया के अंदर ब्लड चला जाएगा, और ये एक एन्यूरिज्म, एक स्वेलिंग से डेवलप हो जाएगी जो कि निचली सप्लाई को ब्लड की ब्लॉक करेगी। इसे कहेंगे हम लोग डिसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म। इसमें एक रीजन तो मैंने आपको बताई, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, ज्यादा बीपी होना किसी बंदे का। और दूसरा है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जिसमें हमारी इलास्टिन खराब हो जाती है, कम बनती है, खराब बनती है। और वो वेसल्स में जब इलास्टिन सही नहीं बनती तो एज अ रिजल्ट ये एओर्टिक डिसेक्शन होने का चांस ज्यादा है। मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट अगर आपने देखना हो ना, तो लाइक इस तरह का एक बंदा होता है, एक तो कद लंबा होता है और जो हाथ पाँव है ना वो हद से ज्यादा लंबे होते हैं, और इसमें इलास्टिसिटी भी बहुत होती है, मतलब इनके जॉइंट्स बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं। और एक और एक फीचर होता है कि इनकी जो ओकुलर, आप कहो कि मतलब जो ये इलास्टिन फाइबर जो है ये आंखों में भी पाए जाते हैं ना, तो इसके लेंस की डिसलोकेशन बड़ी कॉमन होती है इनकी। ठीक है। तो मैंने क्या क्या फीचर्स बताया कि एक तो इनके जॉइंट्स बड़े हाइपर मोबाइल होंगे, दूसरा इनका कद बड़ा लंबा होगा, लीन होंगे, और आपको ना देख के बड़ा टिपिकल सा ये अंदाजा हो जाता है कि यार ये मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट है। बड़ी ज्यादा एग्जैजरेट, एक होता है नॉर्मल कद होना, लंबा कद होना अच्छी चीज है, लेकिन एक है ये ज्यादा होते हैं, हाथ लंबे होते हैं कदरे, टांगे भी कदरे लंबी होती हैं, ज्यादा लंबी होती हैं, तो ये एक फीचर होता है इनका। उसके अलावा इसमें एओर्टिक डिसेक्शन के होने का भी रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि इलास्टिन आपको मैंने बताया कि सही नहीं होती। खैर, अब हम लोग देखते हैं, इसने कुछ फीचर्स कुछ बताए हैं कि एक पेशेंट है, टाल यंग मेल है, और एक्सक्रूशिएटिंग सडन पेन। आपको पता है एओर्टिक डिसेक्शन की पेन किस तरह की होती है? शार्प पेन होगी, सवेयर पेन होगी, और बैक से पीछे को जाएगी। ठीक है, मतलब वो कहेगा चेस्ट में भी पेन है बड़ी शार्प किस्म की, और इंटरस्कैपुलर रीजन में भी पेन है, इस तरह बताएगा कि बैक फ्रंट टू बैक जा रही है। जब वो पेशेंट आया हमारे पास, उसको एपिगैस्ट्रिक पेन, चेस्ट पेन है, कुछ एपिगैस्ट्रिक पेन भी है, लेंस सबलक्सेशन भी है, और बीपी उसका लो है। आई समझ? तो ये उस पेशेंट की प्रेजेंटेशन है, और ये डिसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म हुआ है, ये मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट है। सेम सिनेरियो उसने आगे दिया है कि लेंस की डिसलोकेशन है, और बाकी चीजें आपने देख लेनी है, तो ये भी वही केस है। सेम नेक्स्ट सिनेरियो है कि एन्यूरिज्म है, एक्टोपिया लेंटिस भी है, तो एक पेशेंट है मार्फन सिंड्रोम का। सेम चीज, हाइपर फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं, मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट है। अच्छा, एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, 40 साल का बंदा है, और चेस्ट पेन हुई और मर गया। सही है, सीवियर चेस्ट पेन हुई, और आपने जब ऑटोप्सी की ना तो एक्सटेंसिव डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म था एओर्टा का। तो तो मोस्ट लाइकली आपको क्या चीज मिलेगी उसके अंदर, उसकी ऑटोप्सी पे क्या मिलेगा? ठीक है। तो वो बताया कि मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा, उसकी वजह ये है, मैंने आपको बताया ना कि जो अपना ब्लड है वो इंटीमा को टीयर करता हुआ मीडिया में चला गया, ऐसे ही है, तो वहां जाके ना उसकी नेक्रोसिस होती है। ठीक है, मतलब मीडिया डैमेज होती है बड़ी। देखिए, दो चीजों का आपने ख्याल रखना है। एक, समटाइम्स वो सवाल ये करता है कि मीडिया, हम लोगों ने ना एक बंदा इसी तरह उसको एन्यूरिज्म हुआ, रप्चर हो गया, और जब ऑटोप्सी की ना तो उसकी मीडिया थी ही नहीं। सवाल सुनिए, मीडिया थी ही नहीं। और एक दफा पूछ सकते हैं, एक दफा कह सकते हैं कि मीडिया नेक्रोज्ड थी, लेकिन नेक्रोज्ड थी। जो नेक्रोज्ड मीडिया है ना, ये आपको मैंने बताया एओर्टिक डिसेक्शन में होगी, है ना, क्योंकि वो आपको मैंने बताया ब्लड चला जाएगा, फिर वो तो प्रेशर लगाएगा या फिर जो भी, तो उधर डैमेज होगी। तो वो तो हो गया। ये मीडिया हम लोग अभी देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि मीडिया हो ही ना, अगर होता है तो वो किस केस में होता है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। अच्छा, चलिए अगला देखें। 40 साल का बंदा, सेम सिनेरियो, एओर्टिक डिसेक्शन हुई थी ऑटोप्सी की, तो मीडियल नेक्रोसिस मिलेगी। वही सेम सिनेरियो, मीडियल नेक्रोसिस। अच्छा, मीडियल नेक्रोसिस किस में मिलती है? डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म्स में। और मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा, ये आपने देख लेना, सेम चीज है, वही कुछ होना है। अच्छा, अदर एन्यूरिज्म्स आगे। अब हमने पढ़ना है बैरी एन्यूरिज्म। बैरी एन्यूरिज्म समझते हैं ना आप? कि वो लाइक सेरिब्रल वेन्स के अंदर मेजरली बनते हैं, और उसमें भी अगर बात की जाए तो आपको पता है कि हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं, और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के दरमियान में कनेक्शन होता है, उसे कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सही है। एक होती है ना मिडल सेरिब्रल आर्टरीज, और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, दो होती हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। तो उनके दरमियान जो होती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी
वैसे तो कहीं भी बन सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ना बैरी एन्यूरिज्म्स बनते हैं इनके इधर, लाइक जहाँ ये ओरिजिनेट करी होती है। और अब ये बैरी एन्यूरिज्म्स की पता है क्या सीन है? ये हाँ जी, अच्छा, बैरी एन्यूरिज्म्स में ना मैं वो बता रहा था कि एक एन्यूरिज्म ऐसे होते हैं जिसमें ट्यूनिका मीडिया होती ही नहीं है। तो एक्चुअली ना ये लोग होते हैं कंजेनिटली, इनका कुछ रिलेशन होता है बैरी एन्यूरिज्म्स का। सही है, एक बात। दूसरी बात ये कि इनमें शुरू शुरू में तो नहीं होता, अर्ली एजेस में नहीं होता, लेट एजेस में जाके बैरी एन्यूरिज्म्स डेवलप होते हैं। और इनकी वाल के अंदर है ना मीडिया नहीं होता, ट्यूनिका मीडिया नहीं होती। सही है, तो हम आगे जाके सवाल देखेंगे, वो कहेगा कि एक एन्यूरिज्म हुआ, रप्चर हो गया, बंदे की डेथ हो गई, और हमने जो रप्चर होने वाली वेसल थी, जब उसका मुआयना किया तो उसमें मीडिया थी ही नहीं। ऐसा सवाल आएगा, तो वो क्या चीज थी? वो बैरी एन्यूरिज्म थी। अच्छा, तो खैर उसने ये बताया कि बैरी एन्यूरिज्म कहाँ होते हैं? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के ओरिजिन पे होता है, और ये सेरेब्रल आर्टरीज में होता है। साथ में एक पेरिफेरल डिक्रीज पेरिफेरल पल्सेशन, एब्डोमिनल पेन, ये पल्सेटिंग एब्डोमिनल मास, पल्सेटिंग एब्डोमिनल मास है। और उसने कह दिया कि एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है साथ में ठीक है, तो वही चीज इसी तरह, मतलब एब्डोमिनल मास हो, डिमिनिश पल्सेस इन लेग्स, तो ऐसे हो सकते हैं। इसमें अपने पास आ गया एथेरोस्क्लेरोटिक एओर्टिक एन्यूरिज्म। अच्छा, ये सवाल है कि अगर एक बंदे को हो एओर्टिक आर्च का एन्यूरिज्म, तो उसकी वजह से मोस्ट जो इफेक्ट होगी वो कौन सी वेसल होगी? तो आप खूब अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो पल्मनरी, लेफ्ट पल्मनरी, ये देखो ना, लाइक ये हार्ट है, इसमें से पल्मनरी ट्रंक निकल रही है, और ये हार्ट में से अपनी एओर्टा निकल रही है, एओर्टा डिसेंडिंग, एओर्टा नीचे बन के जा रही है। तो ये ना इस तरह एओर्टा ऊपर से क्रॉस करी होती है अपनी लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी को, राइट पल्मोनरी आर्टरी। सही है, और ये पल्मोनरी ट्रंक तो लेफ्ट के ऊपर से जा रही होती है, तो वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी सबसे ज्यादा कंप्रेस होगी, आपको अगर इसका एनेरिज्म होगा। अच्छा, ए ए चलें, फिर कार्डियक एनोमलीज आ गई, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के साथ किस चीज की एसोसिएशन है आपको पता है? टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें फीमेल होगी, सुपर फीमेल भी कहते हैं, फीमेल होगी, और वो कद छोटा होगा, वेब नेक होगी, और एपिकेंथल फोल्ड्स का भी इशू होता है, स्लांटिंग होते हैं गालबन, और उसके अलावा इस तरह के कुछ फीचर होंगे। अ, और इनमें ना एक्स ओ होता है, मतलब एक एक्स मिसिंग होता है। ये बात मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि आपको हम लोग ऐसे कवर कर रहे हैं काफी चीजें। और इनमें बार बॉडीज एब्सेंट होती है, बार बॉडीज। अगर बार बॉडीज का नहीं पता तो आपको समझ ये अपना उधर जाना पड़ेगा, आई गेस एम्ब्रियो में ये चीजें डिस्कस हुई हैं, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखना पड़ेगा। खैर, अब ये टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट है, वो कहता है उसमें और कौन कौन सी कार्डिक एनोमलीज आ सकती हैं? तो आपने याद रखनी है, 3 कार्डिक एनोमलीज आ सकती हैं। एक होता है बाइकस्पिक एओर्टिक वाल्व, एक कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, एक है एओर्टिक एन्यूरिज्म। वैसे जिनको याद है बहुत जबरदस्त बात है, लेकिन आप यूँ याद कर सकते हैं कि एक बच्चा है छोटा सा, और वो बैठा हुआ है इस बल्कि एक मिनट, ठीक है, एक ये है एक पाइप सा, और उसके ऊपर बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास बच्चा है, और ये इसने एक टांग यहाँ लटकाई हुई है और दूसरी टांग उस साइड पे लटकाई हुई है, और इसने ना हाथ में एक अपने वो पकड़ा हुआ है, बच्चों के लिए ना कुछ खिलौने से आते हैं, पंखे से आते हैं, तो लेट्स सपोज उसने ये एक पंखा पकड़ा हुआ है। तो एक्चुअली स्केचिंग में कुछ इस तरह उन्होंने बताया था, तो ये इससे याद रखना है कि टर्नर सिंड्रोम, आपको पता है ये टर्न करेगा, ये पंखा से है, तो टर्नर सिंड्रोम यहाँ से याद रखना है। अच्छा, फाइंडिंग्स क्या-क्या हैं? ये देखो, इसके कितने मैंने बनाए हैं पत्तियाँ, 2 पत्तियाँ बनाई ना, तो बाइकस्पिड वाल्व, एक बाइकस्पिड वाल्व होना, दूसरा ये मैंने एक तरफ पाइप को मोटा बनाया, एक तरफ नैरो, एओर्टिक एन्यूरिज्म होना, और तीसरा एओर्टिक स्टेनोसिस होना। ये 3 अ कार्डियक एनोमलीज हो सकती हैं टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर। ठीक है? 1 मिनट, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा होना, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होना, और एओर्टिक एन्यूरिज्म होना। काज ऑफ एथिरोमा, यार एथिरोमा तो आपको पता है क्या होता है, तो वो कहता है काज, अब इधर लिखा हुआ है डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। वैसे आपको पता हो ना, एक जो मेजर काज समझा जाता है वो यही है कि एक बंदा है, उसका बीपी ज्यादा है, तो उसकी जो जो ज्यादा ब्लड यहाँ से जब गुजरेगा, तो वेसल वाल को डेफिनेटली डैमेज करेगा, तो उसके एंडोथेलियम को भी डैमेज करेगा, और एंडोथेलियम भी डैमेज होने से ये फर्स्ट स्टेप होता है, एंडोथेलियम का डैमेज होना, उसके बाद फिर वहाँ लिपिड्स डिपॉजिट होना है, फिर जो भी होना वो बात की बातें होते हैं। तो पहला होता है कि
मतलब आपको इतना पता है कि हाइपरटेंशन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एथिरोमा, एम आई राइट? अच्छा, अब हमने देखना है कि सिस्टोलिक या डायस्टोलिक। अब इसमें ये चीज है कि एज रिलेटेड है। अगर आपके ना 50 से कम की उम्र में बंदा आ रहा है, 50 से कम साल का बंदा, तो उसमें ना डायस्टोलिक हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर है, ज्यादा ज्यादा मतलब खतरनाक है, एथिरोमा काज करवाएगा। और 50 या 55 प्लस बंदा आ रहा है ना, तो इसमें सिस्टोलिक हाइपरटेंशन मेजर आप कह लो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एथिरोमा बनाने में। और इस बात को समझिए, मैंने सोच रहा था यार डायस्टोलिक हाइपरटेंशन किस तरह करवा देता है एथिरोमा। तो सोचिए अगर एक बंदा है उसका डायस्टोलिक हाइपरटेंशन भी ज्यादा है, ठीक है, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, अब चलो सिस्टोलिक नॉर्मल है 1, लेट्स सपोज 130 है, लेकिन डायस्टोलिक 90, लेट्स सपोज 95 तक रहता है, 99 तक रहता है, ज्यादा है। तो इस केस में जो वेसल्स है ना वो हर टाइम स्ट्रेस में है। अगर आप समझो तो देखो, सिस्टोली में ठीक है चलो वो नॉर्मल है, लेकिन डायस्टोलिक में 95 99 तक जा रहा है, तो हर टाइम ना वैसा स्ट्रेस में है। तो ये एथिरोमा इस तरह करवाता है, वो वैसे डैमेज होंगी ही होंगी, इसका मतलब है। अच्छा, अब हम लोग ये वाले दो उसने की डिफरेंसेस बताए हैं। कहता है कि अगर कोई ऐसा बंदा हो, फौरन मर गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ और उसकी वेसल रप्चर होगी, और वो बताएं कि ट्यूनिका मीडिया एब्सेंट थी, कंप्लीटली लैक्ड, वेसल में थी ही नहीं, तो वो है बैरी एन्यूरिज्म का हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग। और अगर वो कहते हैं कि एक बंदा है उस तरह ब्लड प्रेशर का मसला बना और ये सब कुछ हुआ और इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा नहीं थी, तो वो है डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं आपको अभी डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म में पढ़ाता आया हूँ कि उसमें मीडियल नेक्रोसिस मिलती है, मीडियल नेक्रोसिस मिलती है ऑटोप्सी पे, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, लाइक कंप्लीटली का लफ्ज ढूंढना है आपको, कंप्लीटली लैक ट्यूनिका इंटीमा, तो ये आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इसको जो इसके हवाले से ना वैसे मुझे आपने बताना है, ट्यूनिका इंटीमा कंप्लीटली कैसे लैक, लाइक क्यों? एक एक डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म का पेशेंट है, तो क्या कोई बीमारी है जिसमें ट्यूनिका इंटीमा लैक करती है, जिसकी वजह से डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म का रिस्क ज्यादा हो रहा है? या फिर वो हाइपरटेंशन जो था, जो कि डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म का एक रीजन था, वो ट्यूनिका इंटीमा को काफी हद तक डैमेज कर देते हैं? लाइक क्या रीजन है कि कंप्लीटली लैक्ड? ठीक है, तो ये चीज आपने मुझे बतानी है, क्या ये कोई बीमारी है जैसा मार्फन सिंड्रोम? क्या मार्फन सिंड्रोम में ट्यूनिका इंटीमा नहीं होती? ठीक है ना, इस चीज को आपने मुझे बताना है कमेंट्स में। आगे चलते हैं रेनाल्ड्स फिनोमेना। यार रेनाल्ड्स फिनोमेना में क्या होता है कि एक बंदा है, अब मोस्टली फीमेल्स में होता है, तो हम यही सोचते हैं कि एक फीमेल है और उनमें ये हुआ कि जब भी वो ठंड में जाती है ना, या फिर उनको सिंपैथेटिक ड्राइव ज्यादा होती है, या वो स्ट्रेस में होती है, या उनको लाइक गुस्सा आता है, तो ऐसी चीजों में क्या होता है, उनके हाथ, उंगलियां खास तौर पे पहले हो जाती हैं पेल हो जाती हैं, पहले पेल हो जाती हैं बिल्कुल, फिर उसके बाद इधर ब्लू हो जाती हैं और फिर रेड हो जाती हैं। ठीक है, वो सब कहते हैं ये क्या ट्रैफिक लाइट चल रही है इधर, तो वो जाती है पेशेंट, और आकर हमें इस तरह बताते हैं कि मुझे पेन भी होता है एक तो, और साथ में कलर इस तरह चेंज होता है, पहले व्हाइट हो जाता है, फिर पेल सी हो जाएंगी मेरी उंगलियां, फिर ब्लू हो जाएंगी, फिर रेड हो जाएंगी। तो ये क्या चीज है? इसमें असल में ये चीज है, जो पेल होने का मतलब होता है कि जब आप उसमें उनकी, आपको पता है नॉर्मली जब भी हमारी हम लोग ठंड में जाते हैं, तो हमारी वेसल्स जो है पेरिफेरी वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हीट है वो अंदर है, बॉडी को, मेजर ऑर्गन्स को सप्लाई जाए। लेकिन इन लोगों में क्या होता है कि इनमें ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाती है, जो मीडियम साइज वेसल्स है ना, ये वाली हाथों पैर, इनकी हाथों की मोस्टली, उनकी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ज्यादा रिस्पॉन्स आते हैं, एज ए रिजल्ट वहां सप्लाई हार्ड हो जाती है, और सप्लाई ना होने की वजह से वो जर्द हो जाती है, पेल हो जाती है सप्लाई रुकने की वजह से। आपको पता है जब सप्लाई रुक जाएगी तो कुछ ही देर में वहां हाइपोक्सिया होगा, साइनोसिस स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लू हो जाएगी। और अगर ये अपने आप को नॉर्मलाइज करें, लाइक अगर ठंड में थी तो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, अगर परेशान थी, फिक्र, कोई ऐसे पैनिक कुछ मसला था, तो उसको इजी हो जाए, रेस्ट इजी स्टेट में आ जाए, तो उसमें फिर वो सप्लाई दोबारा बहाल हो जाती है और उंगलियां दोबारा से लाल हो जाती हैं। अच्छा, अब इसमें ना ये है, दो उसने, एक तो है प्राइमरी रेनार्ड्स, प्राइमरी। अच्छा, आपको पता है अगर ये चीज ना हो, ये रिलैक्स ना हो, और ये चीज ना, मतलब ज्यादा टाइम लग जाए इनको ठीक होने में, इनकी उंगलियों को, तो इवन की नेक्रोसिस भी हो सकती है, क्योंकि सप्लाई हार्ड हुई हुई है। अब है प्राइमरी रेनार्ड्स। प्राइमरी रेनार्ड्स ये है कि मेजर डिजीज ही ये है, ठीक है, और इसमें ना वेसोस्पास्टिक डिसऑर्डर है और मीडियम वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो फिंगर्स की भी हो सकती है मोस्टली, लेकिन टोज भी हो सकती है, और इसमें बस यही चीजें सारी लिखी हुई अपने पढ़ लेनी है। जबकि दूसरा है रेनार्ड्स फिनोमिनोन, ठीक है, ये डिजीज है, ये फिनोमिनोन है, इसको सेकेंडरी रेनार्ड्स भी कहते हैं, मतलब इसमें ना बीमारी कोई और है,
लेकिन वो रेनाल्ड फिनोमिनोन प्रेजेंट कर रही है। जिस तरह आपको पता है कि अपने पास होता है पार्किंसन बीमारी है और पार्किंसनिज्म कोई और बीमारी है, लेकिन वो पार्किंसन की तरह की सिम्टम्स शो कर रही है, उसको कहते हैं पार्किंसनिज्म, ठीक है ना। इसी तरह रेनाल्ड डिजीज एक तो अलग चीज है, और रेनाल्ड फिनोमिनोन किसी बीमारी में, रेनाल्ड इसमें ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया इस बात को, खैर पता होना चाहिए। अच्छा, तो अब हम ये देख रहे थे कि इसमें क्या होगा कि कोई और बीमारी होगी, जिस तरह SLE है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, और ये कोई भी बीमारी है, इनमें ना वेसल्स इफेक्ट होती है। अब वेसल्स हुई ऊपर है इफेक्ट, रिस्पॉन्स नॉर्मल आ रहा है, वेसल्स पहले से कम, जैसे सपोज इस एग्जांपल को लेंगे, बंदे को एथेरोस्क्लेरोसिस हुई है और जो खून की नाली है ना वो पहले से ही कुछ हद तक ब्लॉक्ड है। अब रिस्पॉन्स नॉर्मल आया, सिंपैथेटिक सप्लाई नॉर्मल, स्टिमुलेशन नॉर्मल आई और नॉर्मल कंस्ट्रिक्ट की, लेकिन और नॉर्मल कंस्ट्रिक्शन के बावजूद भी जो सप्लाई थी वो हाल्ट होगी, क्योंकि आगे पहले से वीक थी वैसे, आई समझ। एज ए रिजल्ट वो रेनाल्ड फिनोमेनन शो होगा। तो ये चीज है सारी। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, कहते हैं वही, आपने इसको पढ़ लेना यार, इसको मैं पहले बहुत समझा चुका हूँ। क्रायोग्लोबिनीमिया बता देता हूँ। ये होता है कि क्रायोग्लोबिनीमिया, कुछ क्रायोग्लोबिन है ना, कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि ठंड में जाने में ना एग्रीगेट कर जाती हैं और वैसेस को ब्लॉक कर देती हैं, और जब नॉर्मल टेम्परेचर में आती हैं तो वो दोबारा सेपरेट हो जाती हैं और फ्लो ठीक हो जाता है। तो इसे कहते हैं क्रायोग्लोबिनीमिया। और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज तो आपको मैंने समझा दिया, एथेरोस्क्लेरोसिस में किस तरह होते हैं, रेनाल्ड्स फिनोमेनन। आगे चलते हैं। कुछ हम लोग ना आर्थराइटिस, सॉरी वेस्कुलाइटिस पढ़ने हैं। वेस्कुलाइटिस समझते हैं ना कि जो वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होना। अब ये बात आपको समझ होनी चाहिए कि जो वेस्कुलाइटिस की बीमारी होगी ना, ये से बहुत तंग करती है। जो वेस्कुलाइटिस होंगी ना, ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के हर जगह वेसल्स हैं। इजी। अच्छा, लेकिन उसमें हमने देखा कि 3 कैटेगरीज होती हैं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, डिपेंडिंग अपॉन कुछ बीमारियां जो सिर्फ जिसमें सिर्फ लार्ज वेसल इफेक्ट हो रही हैं, कुछ में मीडियम, कुछ में स्मॉल। एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जायंट सेल आर्थराइटिस होगा क्या, एक पेशेंट होगा, मोस्टली आई गेस मेल होते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मे बी फीमेल्स होते हैं, मुझे ऐसे मेल्स में चीज देखी गई है। उसमें ये होता है कि आपकी ना जो टेम्पोरल और जो ऑफ्थेल्मिक आर्टरीज है ना, मेजरली ये इन्वॉल्व होती है। और बंदा कैसे प्रेजेंट करता है, एज थोड़ी सी ज्यादा होती है, आई गेस 50s प्लस होती है। तो इसमें ये होगा कि वो आएगा और कहेगा मुझे इस साइड में ना टेम्पोरल रीजन में, मोस्टली यूनिलैटरल टेम्पोरल रीजन में थ्रोम्बिंग हेडेक होता है, और साथ में ना आंखों का मसला बनता है, और जा मतलब मुझे ना यहाँ भी जो मतलब मेस्टिकेशन वगैरह, मतलब जा क्लाडिकेशन भी होती है कि ज्यादा मुंह करो ना, चबाऊं ज्यादा तो मुझे दर्द होना शुरू हो जाती है इस साइड पे, उस जा के, तो इसे कहते हैं जा क्लाडिकेशन। खैर, ये सब चीजें हो सकती हैं उससे, और वो बंदे को इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, क्योंकि ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी उसका भी वेस्कुलाइटिस हुआ करे। तो ये प्रेजेंटेशन होती है इस बंदे की। अच्छा, और ये इसका हल आपको पता है, स्टेरॉइड्स होता है वेस्कुलाइटिस का। बाकी ये है कि डायग्नोसिस पे टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी करते हैं, यहाँ ना ग्रैनुलोमेटस आपको मिलती है, इन्फ्लेमेशन, ग्रैनुलोमास मिलती हैं। और लास्टली ये पोलीमाइल्जिया र्यूमेटिका, ये क्या है कि एक बंदे को ना, ये भी वैसे एक कॉमन चीज है कि मिडिल एज में ना, लाइक 50s में पाई जाती है, और इसमें शोल्डर जॉइंट और जो अपने पास ये हिप जॉइंट, मतलब प्रोक्सिमल जो जॉइंट्स है ना, इनमें स्टिफनेस होती है सुबह उठते हुए, और ये रहती है लाइक 30 मिनट तक, 30 मिनट से 1 घंटे तक ना, ये स्टिफनेस रहती है, और मसल वीकनेस भी होती है इस स्टिफनेस के अलावा। तो इसे कहते हैं पोलीमाइल्जिया र्यूमेटिका। तो इसकी एसोसिएशन है लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस के इसके साथ, जायंट सेल आर्थराइटिस के साथ। इसको टेम्पोरल आर्थराइटिस भी कहते हैं। और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें ना टेम्पोरल आर्टरी जो है, आपकी जो कनपट्टी है, कनपट्टी वाली जो एरिया ना, इसके ऊपर एक रस्सी सी महसूस होती है, वो टेम्पोरल आर्टरी होती है, मतलब उसकी हार्डनिंग हुई होती है फाइब्रोसिस होने की वजह से। इसके मुझे इतने सवाल नहीं आए। मीडियम में से आपने बस ये बात याद रखनी है कि जो पोलीआर्टराइटिस नोडोजा है ना, इसकी एसोसिएशन है हेपेटाइटिस बी के साथ। ठीक है, एक बात ये याद रखनी है आपने, और आपने क्या याद रखना है, हाँ, इसमें एक कावासाकी डिजीज भी आई हुई है। इसमें आप मेजरली जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी ना, बस आपने ये याद रखना है कि यंग बंदा होगा, यंग बच्चा होगा, और उसको ना एन्यूरिज्म होगा। ये 2 बातें याद रख लेना, तो आपके मोस्टली हो जाते हैं, सिनेरियोज हल हो जाती है। ठीक है, ये 2 बातें याद रख लें कि क्रोनिक आर्टरी एन्यूरिज्म होगा और बच्चा यंग होगा, उसकी डेथ होगी। जापानीज में वैसे ये ज्यादा कॉमन है, जापानीज बच्चों में। ये आपने इसमें से याद रख लेना है। अच्छा, स्मॉल साइज वेस्कुलाइटिस में आपने याद रखना है कि ये देखो, इसमें 2 टाइप्स होती हैं। एक है सी आन का पॉजिटिव, एक है पी आन का पॉजिटिव। आन का तो समझ लो ना, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज। अब वो सेंट्रल है या पेरिफेरल है, उसकी बेसिस पे
सी अंका और पी अंका होते हैं। जो सी अंका इसको कहते हैं वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस, इसमें जो आती है, और पी अंका में ये दो आती है। अच्छा, इसको फिलहाल जो बातें समझ आई है, अच्छी बात नहीं आई तो कोई परेशानी हो ना, एमसीक्यू में देखेंगे। एक बात जो आपने याद रखनी है वो याद रखनी है कि इनमें से ना कुछ वेस्कुलाइटिस है जिनके अंदर फाइब्रोइडनोइड नेक्रोसिस होती है। अब फाइब्रोइनोइड नेक्रोसिस क्या होती है? फाइब्रोइनोइड नेक्रोसिस बस ये होती है कि जो वेसल वॉल है ना, उसके अंदर एक खास किस्म की ना प्रोटीन फाइब्रिन की डिपोजिशन हुई होती है। ठीक है, इस तरह करके आपको ना उसके हिस्टोलॉजी में नजर आती है। इसे कहते हैं फाइब्रोइनोइड नेक्रोसिस, बस ये समझ लो। और इसमें अब ये किस किस में होती है? वो होती है अपने पास एक पोलीआर्टेरिटिस नोडोजा के अंदर, दूसरा ये जो आन का पॉजिटिव वेस्कुलाइटिस है, मतलब स्मॉल साइज वाला जो है ना, सी आन का और पी आन का, इनके अंदर होती है। अच्छा, यहाँ वैसे ना इसने शुरू में लिखा हुआ है कि पोलियाटाइटिस नोडोजा एनी वेस्कुलाइटिस में फाइब्रोइड नेक्रोसिस होती है। अब पता है इसका क्या मुराद है यहाँ एनी से, लेकिन एनी वेस्कुलाइटिस के अंदर नहीं होती फाइब्रोइड नेक्रोसिस। सिर्फ चार मैंने आपको बताई हैं जो आपने याद करनी है अभी के लिए, एक पोलियाटाइटिस नोडोजा और दूसरा ये तीन। ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। एक बंदे फीमेल है, पोलियाटाइटिस नोडोजा से डायग्नोज की है, फाइब्रोइड नेक्रोसिस नोडोजा। अच्छा, किसके साथ एसोसिएशन है? हेपेटाइटिस बी के साथ। और दूसरा ये वैगनर का सवाल आ गया, मैं आपको बताया था इन तीनों में भी फाइब्राइड होगी, तो वैगनर में भी फाइब्रिनोइड होगी। अच्छा जी, जायंट सेल आर्टराइटिस, जिसे हम टेम्पोरल आर्टराइटिस कहते हैं, इसका बेस्ट अपना इन्वेस्टिगेशन क्या है कि आपने टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी करनी होती है। वहां से सैंपल लेते हो और वहां पर क्या क्या मिलता है? ग्रेनुलोमास मिलते हैं, सही है ना? अच्छा, इसीलिए ना इसको जो ग्रेनुलोमास मिलते हैं उनके अंदर जायंट सेल्स होते हैं, तो उसको इस वजह से जायंट सेल आर्टराइटिस भी कहते हैं। अच्छा, 55 साल का बंदा है और राइट साइड का हेडेक है, विजुअल डिस्टर्बेंस भी है, टेम्पोरल आर्टरी फर्म है, इतना काफी है जायंट सेल आर्टराइटिस, बाकी आपने देख लेना है। और किसके साथ एसोसिएशन है? पोलीमाइल्जिया र्यूमेटिक का के साथ। बाकी बाकी चीजें सिंपल सी है। ईएसआर क्यों रेज्ड है? वेस्कुलाइटिस कहीं भी होगा, कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगी, वेस्कुलाइटिस इटसेल्फ एक इन्फ्लेमेशन है, तमाम वेस्कुलाइटिस में ईएसआर सीआरपी ज्यादा होते हैं। ठीक है, इनको हल्का हल्का बुखार रहता है, हल्का हल्की दर्दें रहती हैं, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है ना बॉडी में, तो आपको खुद समझदार है। अच्छा, अनका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस आगे, तो इसमें बस एक गलती मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपने खुद देख लेना है कि ये देखो ये सही है, सियांका के साथ एसोसिएशन है। और ये देखें कि एक स्मॉल साइज वेस्कुलाइटिस है, एक बार उसने ये कहा दी। अब बंदे को साइनोसाइटिस है, ग्रेनुलोमा है और सियांका पॉजिटिव है। सियांका किसमें पॉजिटिव होता है? वैगनर में। सियांका वैगनर में। प्रियंका, अच्छा ये सवाल, ये गलती है मेरे हिसाब से, मतलब है ही गलती। उसमें वो ये कहता है कि हेपेटाइटिस का पेशेंट है, सही है, और उसको एक इम्यून मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस डेवलप हो गया जो कि जिसमें प्रियंका एंटीबॉडीज मतलब पॉजिटिव है, तो कौन सा है? तो अब ये है बी, तो चलो उसने क्या दिया, असल चीज मैंने आपको दिखानी थी वो क्या थी, ये जो है बी है ना, इसकी एसोसिएशन है पोली आर्ट्राइटिस नोडोसा के साथ, सही है। इसकी किसी आंका एसोसिएटेड के साथ नहीं एसोसिएशन, आंका पॉजिटिव मतलब स्मॉल वेस्कुलाइटिस के साथ एसोसिएशन नहीं है। और जो पोलीआर्ट्राइटिस नोडोसा है ये आंका पॉजिटिव नहीं है। तो ये अब चीज मुझे कंफ्यूज कर रही थी। इसको अगर आप लोगों को इसके हवाले से कुछ आइडिया हो तो बताइएगा लाजमी कमेंट्स में। कावासाकी डिजीज, छोटा बच्चा क्रोनरी, छोटा बच्चा एन्यूरिज्म, छोटा बच्चा जापानीज भी है एन्यूरिज्म, छोटा बच्चा और एन्यूरिज्म, सही है, छोटा बच्चा एन्यूरिज्म। चलो भाई, एंडार्टाइटिस, एंडार्टाइटिस क्या होता है पहले सवाल ही पढ़ लेते हैं। ये सार्कोमा था, लिम्ब का सार्कोमा समझते हो ना, कि कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर था, तो मेसेनकाइमल ट्यूमर था, तो उसमें ना उसकी रेडियोथेरेपी कराई है, और अब जो उस जगह की स्किन है वो मतलब श्वाइन लगवा के गया था पेशेंट, और अब उस जगह की स्किन है वहां अल्सर बन गया है, और वो कह रहा है कि आपने मेरा काम खराब कर दिया। उसको हम समझाएंगे कि भाईजान सुकून करो, आपको है एंडार्टाइटिस ओब्लिटरेंस। इसमें ये होता है कि जब भाईजान जब हम शवाएं मारते हैं ना, तो शवाएं सिर्फ उस हिस्से को नहीं लगती, वहां मौजूद वेसल्स को भी लगेंगी और बाकी चीजों को भी लगेगी, और वेसल्स में ना, ये वेसल्स की जो एंडोथीलियम है उसमें उसको डैमेज कर सकती है।
वेसल्स की जब एंडोथेलियम डैमेज होगी तो एंडोथेलियम की इन्फ्लेमेशन होगी और बाद में वहाँ फाइब्रोसिस होगी और वेसल की बंद हो जाएगी, ओब्लिटरेट कर जाएगी वेसल। और जब ओब्लिटरेशन हो जाएगी वेसल की तो वेसल जिस एरिया को सप्लाई करी थी वहाँ का इस्कीमिया हो जाएगा और वहाँ अल्सर बन जाएगा। ठीक है, उसके नाम में है एंड आर्थराइटिस। एंड मतलब एंडोथेलियम कह लो या इंटीमा कह लो। आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन और ओब्लिटरेंस मतलब के बंद हो जाना, ओब्लिटरेट कर जाना। आई समझ? तो एंडोथेलियम की हुई इन्फ्लेमेशन और फिर वो नाली होगी ओब्लिटरेट, इसे कहते हैं। और ये एक कॉमन आप कह लो साइड इफेक्ट है रेडियोथेरेपी का। अच्छा, अब कहते हैं 55 साल की औरत है और उसको क्या आप एडवाइस करोगे कि वो हाइपरटेंशन है तो वॉक करें 1 माइल डेली। आधा घंटा ब्रिस्क वॉक करो ना तो तकरीबन 1.5 मील बनता है। तो आपने कहना है कि आधा घंटा आपने ब्रिस्क वॉक करनी है सुबह उठ के। उसके अलावा वेट रिडक्शन वगैरह ये भी अच्छी एडवाइस है। लेकिन देखो ना, जब ये आप ब्रिस्क वॉक करवाओगे तो उससे वेट रिडक्शन भी होगी। चलो, हाइपरटेंशन आ गया। मोस्ट मेजर कॉमन काज ऑफ हाइपरटेंशन इज इडियोपैथिक। प्राइमरी हाइपरटेंशन इज मोस्ट एसेंशियल हाइपरटेंशन भी इसे कहते हैं। एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसका काज ही नहीं पता होता। 95% केसेस में लोगों को एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। अच्छा, फिर अपने पास आ गया एथिरोमा के रिस्क फैक्टर्स, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। और ये सारी बीमारियों में हाइपरटेंशन कॉमन चीज है। इन सब बीमारियों में हाइपरटेंशन कॉमन चीज है। ये कौन डिजीज है? इसमें हाइपरटेंशन पेरेंट मिनरलोकोर्टिकोइड एक्सेस, आई थिंक ये मतलब कौन डिजीज में तो प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म होता है ना। अपेरेंट पता नहीं क्या मतलब, जाहिरी पता नहीं। अच्छा, परसिस्टेंट रेनिन का अगर परसिस्टेंट इंक्रीज हो तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। इसमें यूं है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन में अगर लाइक रेनिन, जब सेकेंडरी हाइपरटेंशन समझते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि अंडरलाइंग काज होते हैं। अब सपोज किसी बंदे को रेनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो उसमें रेनिन कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता रहेगा और सेकेंडरी हाइपरटेंशन काज करेगा। लेकिन अगर प्राइमरी हाइपरटेंशन होता तो और किडनीज की सपोज किडनीज रेनिन प्रोड्यूस कर रही होती इस वजह से कि उनकी सप्लाई कम है। जब सप्लाई नॉर्मल होगी हाइपरटेंशन करवाने के बाद, सप्लाई जब नॉर्मल होगी तो रेनिन की प्रोडक्शन भी कम हो जानी चाहिए। ठीक है ना? तो लेकिन इसमें है कि परसिस्टेंट इंक्रीज, मतलब समझ रहे बात को। मोस्ट कॉमन काज ऑफ thoracic aortic dissection इज हाइपरटेंशन। और डायबिटिक पेशेंट है या फिर और साथ में हाइपरटेंसिव भी है और डायबिटिक दे देते और हाइपर क्रीमिया के साथ आया है तो अनकॉन्शियस है, नॉर्मल आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर, तो एक्यूट रीनल फेलियर है। ठीक है, इसको इसके हवाले से नहीं मैं कुछ खास कह सकता फिलहाल। बाकी ये है कि मैं जो सोच रहा था कि देखो भाई डाययूरेटिक दे रहे हैं ना कोई, तो मे बी पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स दे रहे हो तो पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स लेने से उसको हाइपरक्रीमिया हो रहा है और उसकी वजह से जो दिल के मसले बनेंगे। तो खैर, एक्यूट रीनल फेलियर के लिए या रीनल फेलियर के कोई साइन तो देता। अनकॉन्शियस है, कोई देता क्रेट ज्यादा, कोई यूरिया ज्यादा, कोई ओलिगो यूरिया, रीनल फेलियर के साइन तो देता। चलो, इसको आपने देख लेना है। फिर आ गया इफेक्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन। अच्छा, मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन क्या है? रेटिनोपैथी। ठीक है, और किडनीज पे क्या होता है? हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है। दो तरह की आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है, एक होती है हाइलिन और एक होती है हाइपरप्लास्टिक। ठीक है, तो हाइपरप्लास्टिक में यही होता है कि हाइपरप्लेजिया हो जाता है वेसल्स का, उनकी वाल का मोटी हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है। और हाइलिन में हाइलिन एक प्रोटीन है, उसकी डेपोजिशन हो जाती है वाल में। तो क्या ये दो तरह का ये होती है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और इसमें वो हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा, या जो ये अपने पास है ना हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसका बस एक बात याद रखना है, इसका मेजर काज होता है कि जो क्रोनिक बिनाइन हाइपरटेंशन है ना, लाइक नॉर्मली एक हाइपरटेंशन चल रहा है, वो इसका काज होता है। और हाइपर प्लास्टिक जो है ना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसका काज होता है कह लो कि सवेयर अगर हाइपरटेंशन हो ना, सवेयर हाइपरटेंशन या फिर जो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है तो वो उसका काज है। और दूसरा इसका डायबिटीज मेलिटस का काज। ठीक है, तो मतलब वैसे तो डैमेज होती है, आपको पता है डायबिटीज में भी होती है और हाइपरटेंशन भी होती है।
लेकिन हाइपरटेंशन है ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो उसमें और है क्रोनिक, तो उस पेशेंट की आर्टरीज में आपको हाइलीन आर्टरोस्क्लेरोसिस मिलेगी। अगर डायबिटिक है तब भी यही मिलेगी। तो अगर सीवियर हाइपरटेंशन है किसी बंदे को रहता, तो उसमें हाइपोप्लास्टिक मिलेगी। अच्छा, और बस, ठीक है, ये हो गया। एवी निपिंग मिल लेती है, आपको पता है, आईज के अंदर आर्टरियोस्क्लेरोसिस की। और एवी निपिंग क्या होती है कि मतलब लाइक ये आर्टरी गुजरी है ना, और इसके ऊपर इसके नीचे से वेन गुजरी थी आंख के अंदर, और हमने करवा दी है अपनी इस आंख की आर्टरियोस्क्लेरोसिस ड्यू टू हाइपरटेंशन। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आर्टरी है ना, ये ज्यादा प्रेशर अप्लाई करती है इस वेन के ऊपर, और एज अ रिजल्ट ये वेन जो है, एक मिनट मैं आपको बताऊं, तो ये वेन कुछ इस तरह हो जाएगी, ये स्पोज इसकी ज्यादा हो गई है, ठीक है, और एज अ रिजल्ट ये वेन क्या होगी, ये यहाँ से ऐसे आ रही थी, और हम फंडोस्कोपी भी कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि आगे जैसी आर्टरी को क्रॉस करती है ना, तो बिल्कुल ही बेचारी ऐसे मटेरियल से हो जाती है, तो इसे कहते हैं एवी निपिंग। अच्छा, तो वो आपको मिलती है आर्टरियोस्क्लेरोसिस के अंदर हाइपरटेंशन में। लॉन्ग फंडस में क्या चीज आती है, हार्ड एक्सीडेट आता है। हार्ड एक्सीडेट आता है कि जब ये अगली स्टेज है कि उसमें ना ये वेसल्स फटना शुरू हो जाती हैं, उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो एज एक्सीडेट नजर आता है हमें, हार्ड एक्सीडेट। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, hypertrophy ventricular cells cause trauma, diastolic hypertension, myogenic vascular response to hypertension is vasoconstriction। ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है, ओवरऑल तमाम वेसल्स में पाया जाता है कि जब भी उनमें प्रेशर ज्यादा होते हैं ना, वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, इसे कहते हैं मायोजेनिक वेस्कुलर रिस्पॉन्स, ठीक है, कैपिलरीज को बचाने के लिए कुछ हद तक, या फिर फॉरन चेंजेस से बचाने के लिए। एसेंशियल हाइपरटेंशन में हाइलीन होती है, और एथेरोस्क्लेरोसिस, और जनाब क्या कहते हैं, मोस्ट सीरियस हेल्थ रिस्क फॉर पेशेंट विद स्मोकिंग, एथेरोस्क्लेरोसिस। रिगार्डिंग एसेंशियल हाइपरटेंशन, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो जाएगी, किसकी, दिल की। क्यों दिल की ज्यादा डिमांड हो जाएगी, आपको पता है कि आपका लोड बढ़ जाएगा ना, कि ये सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, और यहाँ हमें जनाब साहब को हुआ करा है, एक मिनट सॉरी, ये एओर्टिक वाल, ये माइट्रल वाल, और यहाँ है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। जब हाइपरटेंशन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इस वेसल, इसमें ब्लड फेंकने के लिए, इन हाइपरटेंसिव वेसल्स के अंदर। तो उसको इसकी वजह से ना ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, ज्यादा काम करेगा, हाइपरट्रोफी भी होगी वेस्कुलर वेंट्रिकुलर, और साथ में उसको ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगी। फीमेल है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है, एज निप्टल एरिया है, बीपी उसका कंट्रोल है, डिजीनेस है, ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। यार ये पता नहीं क्या लिखा है, इसको देख लेना, कमेंट्स में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे आ गया, एक प्रेग्नेंट वुमेन है। तो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनको अपने ख्याल रखना होता है, उनको हर तरह की एंटी हाइपरटेंसिव नहीं दे सकते। लेबिटालोल जो बीटा ब्लॉकर है सबसे बेहतर ऑप्शन है, आईवी अगर आप दे सकते हो, लेकिन अगर सपोज वो दमा की पेशेंट है, आपको बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, तो उसके अलावा बाकी ऑप्शन हमारे पास मिथाइल डोपा आ जाता है, और आई गेस हेडिलाजीन भी दे सकते हैं, ठीक है। मिथाइल डोपा जो है ना, ये अल्फा अल्फा एगोनिस्ट है, हाँ, अल्फा एगोनिस्ट है, मिथाइल डोपा अल्फा एगोनिस्ट है, और अल्फा एगोनिस्ट है, अल्फा 2 पे एक्ट करता है दिमाग के अंदर, और उस तरह ये नहीं कहना कि अल्फा 1 पे एक्ट करके करेगा तो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, तो ये तो हाइपरटेंशन करवानी चाहिए, नहीं। ये अल्फा 2 होते हैं दिमाग के अंदर, वो सिम्पैथोलिटिक्स होते हैं, उन पे एक्ट करती है। खैर, तो ऑप्शन में मिथाइल डोपा था, तो वो लगा दिया। अगर किसी बंदे को डायबिटीज है, तो आपको पता है एस इनहिबिटर्स बेस्ट चॉइस है। 48 साल का बंदा है, और फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग ऑफ हाइपरटेंशन कौन सी है, एस इनहिबिटर्स। इसमें है एज के मतलब बताया हुआ है, 55 से छोटा हो तो एस इनहिबिटर, 55 से ओल्ड एज ज्यादा हो तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या थायराइड डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में थायराइड डायरेटिक्स स्टार्ट करने होते हैं। चलो, मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग फॉर हाइपरटेंशन इन डायबिटिक इज नाइफडिपिन। अच्छा, इन हैवी, साथ में हैवी स्मोकर भी है और डायबिटिक भी है, तो इस केस में नाइफडिपिन ऑप्शन बनता है। यार इसका नहीं मुझे आइडिया, लेकिन मुझे इतना पता है कार्डियोवैस्कुलर कोई हो ना मसला, तो उसमें ना आपको नाइफडिपिन का अच्छा है रिस्पॉन्स। ये ना उन वेसल्स को डायलेट करवाता है गाल में, कुछ ऐसा रोल है इसका, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। मैंने इस पर इतना देखा नहीं, इसको हम लोग कमेंट्स में डिस्कस करेंगे। आप लोग कहोगे अक्सर चीज़ें तो कमेंट्स में डिस्कस हो रही हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, एक दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। एएनपी को हम थेरापेटिकली कब देते हैं हाइपरटेंशन में? एएनपी क्या है, ये एट्री नाइट्रोजिक पेप्टाइड होता है, और जो हमारे ये प्यारे प्यारे से एट्रिया होते हैं ना, ये रिलीज करते हैं। कब रिलीज करते हैं? जब इनके अंदर वॉल्यूम ज्यादा हो, ठीक है, जब वॉल्यूम ज्यादा हो, स्ट्रेच पड़ता है, तो ये एएनपी रिलीज करते हैं। एएनपी जाके क्या करता है, सिंपली बस ये समझ लो कि ये जो रास वाला सिस्टम है ना, बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करता है।
जिस तरह रास एल्डोस्टेरोन वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं ना, ये वेसो रिलैक्सेशन करवाते हैं। रास में जो ये एल्डोस्टेरोन है, ये सोडियम वाटर रिटेंशन करवाते हैं ना, तो ये सोडियम वाटर रिमूवल करवाते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट रास सिस्टम क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, वैसेस की कंस्ट्रिक्शन करवाता है ताकि ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो। और एएनपी पानी भी जाया करवाएगा, प्लाज्मा भी जाया करवाएगा और वैसेस भी डायलेट करवाएगा ताकि बीपी डाउन थोड़ा लो हो। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है। अच्छा, आगे अपने पास आ गया इमीडिएट ट्रीटमेंट। किधर गया? हाँ, इमीडिएट ब्रोंको अस्थमा का पेशेंट है। अब अस्थमा का पेशेंट है ना, तो आप बीटा ब्लॉकर से नहीं दे सकते, और साथ में चल रही है इस्केमिक हार्ट डिजीज भी चल रही है। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या देनी है आपने? आप आईवी नाइट्रोग्लिसरीन दे दो। सही है। क्यों, कैसे, क्या, मुझे नहीं पता। बाकी ऑप्शन होना तो बंदा सोचता है कि मैं क्यों नहीं, क्या नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा हूँ। तो इसमें ऐसी क्या बंदा बताया कोई एग्जैक्ट बात। लेकिन एक बात जो कंसेप्ट है कि बीटा ब्लॉकर तो नहीं दोगे अगर ऑप्शन में हुआ, क्योंकि बीटा ब्लॉकर ब्रोंकोस्पाज्म काज कराती हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर है, रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्स के सवाल। ये बस आखिरी करते हैं। इसमें कहता है कि 42 साल की औरत है, ब्लड प्रेशर की दवाई ले रही थी, डिजीनेस होती है स्टैंडिंग पे और वेरिएशन इन हार्ट रेट अपॉन स्टैंडिंग। ये क्यों हो रहा है? इंक्रीज वेजोमोटर एक्टिविटी। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। नॉर्मली आपको पता है जब बंदा बैठा बैठा उठता है ना, तो उसका जो खून होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, और इसी चीज को फौरन बेरो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, जो हमारे आर्च ऑफ एओर्टा या फिर उसमें होते हैं, कैरोटिड कैरोटिड साइनसेस में होते हैं, और वो डिटेक्ट करते हैं फौरन, और वो दिमाग को कहते हैं कि भाईजान बीपी फौरन कम हुआ है, और बीपी फौरन बढ़ा दिया जाता है। ये हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। और उसका एक तरीका ये होता है कि हार्ट रेट को बढ़ाया जाता है, वेसल, और दूसरा काम होता है कि वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन कराई जाती है। ऐसा ही है, और एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। अच्छा, और ये ना हो ना, तो इससे ये होगा कि जैसे आप खड़े होगे ना, तो आपको चक्कर आएंगे, आप गिर जाओगे। ठीक है, ये चीजें हो सकती है कि ज्यादा सीवियर हो, ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कि ये इंक्रीज नहीं बनता मेरे हिसाब से। इंक्रीज वेसोमोटर एक्टिविटी का मतलब है कि ज्यादा एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसका ये मतलब है। इसमें डिजीनेस क्यों हो रही है? डिजीनेस तब होगी जब सेरेब्रल परफ्यूजन कम हो जाए। मतलब वेसोमोटर, समझ आ रहा है? इस सिस्टम का काम था कि इसने परफ्यूजन को मेंटेन करना था, और अभी ये नहीं कर पा रहा, डिजीनेस होती है खड़े होने पे। तो मेरे हिसाब से ये वेसोमोटर एक्टिविटी कम हो गई है, और उसकी वजह ये हो सकती है जो हमारी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस होती है ना, उसमें लोग वेसो डायलेटर्स देते हैं, जो कि वेसल्स को डायलेट रखते हैं। और आपको मैंने अभी बताया कि ब्रेन किस तरह किन दो तरीकों से वो काम करता है। ब्रेन उसको बीपी मेंटेन करता है, फौरन बढ़ाता है, हार्ट रेट बढ़ा के, चलो वो तो हो रहा है। दूसरा था वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा के, वो शायद नहीं हो रहा। एज अ रिजल्ट डिजीनेस हो रही है। अगर आपको कुछ समझ आई हो, इसको भी डिस्कस करना है। जो बातें मैं कहूँ ना कि यार ये चीज गलत है, वो मुझे गलत लग रही है, जरूरी नहीं है वो गलत हो। बाकी जिसने एमसीक्यूज किए हैं, एसके से कहीं से किए हैं, प्लीज डिस्कस किया करें ताकि बाकियों का फायदा हो। ये एक गलती से उनके एमसीक्यूज गलत ना हो। काइंडली अगर इसको पता है लाजमी डिस्कस किया करें, या एटलीस्ट क्यूरी छोड़ दिया करें कि भाई इसमें शक लग रहा है मुझे, इतना कर दिया करें। ठीक है। डाइटरी स्टडी शोज सोडियम इनटेक इज कोरिलेटेड विद हाई बीपी। तो कौन सी है ऑप्शन में? साल्ट ज्यादा है तो कैन सूप। चलो फिलहाल